जय हिंद, वंदे मातरम। सन 2010 में पॉल ने रिटेल क्षेत्र के सांख्यिकीविदों के एक सम्मेलन में शिरकत की, जहां उसने स्टेज पर खड़े होकर अपने सामने बैठे दर्शकों को बताया, गेस्ट आईडी के जरिए हमें आपका नाम, पता और आपके टेंडर का पता चल जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चल जाता है कि आपके पास टारगेट कॉर्पोरेशन का वीसा और एक डेबिट कार्ड है, जिसे हम आपकी खरीदारियों से जोड़ सकते हैं। कंपनी अपने स्टोर्स से होने वाली करीब आधी बिक्री को किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष से सारी ऑनलाइन बिक्री से और करीब एक चौथाई ऑनलाइन ब्राउजिंग से लिंक कर सकती है। इस सम्मेलन में पॉल ने दर्शकों को स्क्रीन पर एक स्लाइड दिखाई, जिसमें उसने टारगेट कॉर्पोरेशन द्वारा इकट्ठा किए गए डाटा का एक नमूना दिखाया। इसके अलावा पॉल की इस स्लाइड में एक डायग्राम भी दिखाया गया था, जिसे देखकर दर्शक इतना आश्चर्यचकित हो गए कि सीटी बजाने लगे। इस पूरे डेटा के साथ एक ही समस्या है कि जब तक कोई सांख्यिकीविद इसका विश्लेषण करके आपका निष्कर्ष ना दे, तब तक ये पूरा डेटा बाकी हर किसी के लिए अर्थहीन होता है। एक आम आदमी के लिए दो कस्टमर द्वारा दुकान से संतरे का रस खरीदना सामान्य बात है। उसे दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस फर्क को समझने के लिए एक विशेष किस्म के गणित विशेषज्ञ की जरूरत होती है, जो ये पता लगा सके कि इन दो खरीदारों में से एक 34 वर्षीय महिला है जो अपने बच्चों के लिए संतरे का रस खरीद रही है, और इसी वजह से खरीदारी के साथ किसी वीडियो गेम का कूपन मिलने पर वे विक्रेता की सराहना करेगी। जबकि दूसरा खरीदार एक 21 वर्षीय अविवाहित युवक है जो हर रोज व्यायाम के बाद संतरे का रस पीना पसंद करता है, इसलिए शायद वे स्नीकर जूतों पर छूट मिलने पर पॉजिटिव रिएक्शन देगा। पोल और उसके अलावा टारगेट कॉर्पोरेशन के गेस्ट डाटा एंड एनालिटिकल सर्विस डिपार्टमेंट, मेहमान संबंधी तथ्य व विश्लेषण सेवा विभाग के 50 अन्य कर्मचारी दरअसल ऐसे विशेषज्ञ थे जो अपने खरीदारों से जुड़े तथ्यों में उनकी अदृश्य हैबिट्स को पहचान लेते थे। पॉल ने बताया, हमने इस गेस्ट पोर्ट्रेट मेहमान की तस्वीर का नाम दिया। मुझे किसी के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी हो, मैं उसकी खरीदारी के पैटर्न का उतना ही सटीक अनुमान लगा सकता हूँ। हालांकि मैं हमेशा ये अनुमान तो नहीं लगा सकता, पर इतना तय है कि आपके बारे में मेरे ज्यादातर अनुमान सही ही निकलेंगे। सन 2002 में जब पॉल ने टारगेट कॉर्पोरेशन में नौकरी शुरू की थी, उसके पहले ही कंपनी का एनालिटिक्स डिपार्टमेंट ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित कर चुका था जो ऐसे खरीदारों की पहचान कर सके जिनके घर में बच्चे हैं। इसलिए कंपनी हर साल नवंबर में इन बच्चों के माता-पिता को साइकिल और स्कूटर के कैटलॉग बेचती थी, ताकि उनके मन में ये इच्छा जागे कि नई साइकिल या स्कूटर के साथ क्रिसमस ट्री के नीचे उनकी तस्वीर कितनी अच्छी लगेगी। इसके अलावा कंपनी उन्हें हर साल सितंबर में स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीजों के कूपन और जून में पुल में खेले जाने वाले खिलौनों के विज्ञापन भेजा करती थी। कंप्यूटर अपने डेटा का इस्तेमाल करके उन महिला कस्टमर की पहचान करता था जो अप्रैल के महीने में बिकनी खरीदती है। फिर कंपनी उन्हें जुलाई में सनस्क्रीन लोशन के कूपन और दिसंबर में वजन घटाने के नुस्खे देने वाली किताबें भेजा करती थी। अगर टारगेट कॉर्पोरेशन चाहे तो हर ग्राहक को एक ऐसा विशेष कूपन बुक भेज सकता है जिसमें ढेरों प्रोडक्ट पर भारी डिस्काउंट मिलने की जानकारी दी गई हो। कंपनी इस विशेष कूपन बुक में इन्हीं प्रोडक्ट्स पर छूट देगी जिनके बारे में वे निश्चित हो कि कस्टमर उन्हें जरूर खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी को पता है कि ये कस्टमर पहले ही ऐसे प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। टारगेट कॉर्पोरेशन कोई अकेली कंपनी नहीं है जो कस्टमर की हैबिट्स का अनुमान लगाना चाहती है। Amazon.com, बेस्ट बॉय, क्रोगर सुपरमार्केट्स, 1-800 फ्लावर्स, ओलिव गार्डन, द यूएस पोस्टल सर्विस, फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट, हेवलेट पैकर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, कैपिटल वन और ऐसी सैकड़ों अन्य कंपनियां सहित करीब करीब हर बड़ी रिटेल कंपनी में प्रोडक्टिव एनालिटिक्स डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम होता है कस्टमर की प्राथमिकताओं का अनुमान लगाना। प्रोडक्टिव एनालिटिक्स वर्ल्ड नामक सम्मेलन के आयोजक एरिक सीगल कहते हैं, टारगेट कॉर्पोरेशन इस मामले में हमेशा सबसे तेज रहा है। डेटा का अपने आप में कोई महत्व तो नहीं होता, पर टारगेट कॉर्पोरेशन बेहद चालाकी भरे सवालों का जवाब खोजने के मामले में बहुत आगे है। ये समझने के लिए किसी अलगमंद इंसान की जरूरत नहीं है। अगर कोई कस्टमर सीरियल नामक खाद्य पदार्थ खरीद रहा है तो उसे शायद दूध की भी जरूरत पड़ेगी, पर ऐसे अन्य कई सवाल हैं जो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होते हैं। उनका जवाब ढूंढना कंपनी के लिए अपेक्षाकृत बहुत फायदे का सौदा होता है। इसलिए टारगेट कॉर्पोरेशन में काम शुरू करने के कुछ ही सप्ताह बाद पॉल के सहकर्मी उसके पास ये पूछने आए कि क्या वह ये पता लगा सकता है कि इस समय कौन सी महिला कस्टमर प्रेग्नेंट है, भले ही वे चाहती हो कि ये बात किसी को पता ना चले। सन 1984 में यूसीएलए के एक अतिथि प्रोफेसर एलन एंडरसन ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया जिसका मकसद था इस सवाल का जवाब देना कि कुछ लोग अचानक
अपनी खरीदारी का रूटीन क्यों बदल लेते हैं। इस स्टडी के लिए एंडरसन की टीम ने करीब 1 साल तक लॉस एंजलिस के ढेरों कस्टमर को फ़ोन करके उनसे उनकी हालिया खरीदारी के बारे में सवाल पूछे। वे फ़ोन पर लोगों से ऐसे सवाल पूछते कि किस ब्रांड का टूथपेस्ट और साबुन खरीदते हैं और क्या इन प्रोडक्ट से जुड़ी उनकी प्राथमिकताएँ पहले के मुकाबले बदल गई है। एंडरसन की टीम के अनुसार उन्होंने करीब 300 लोगों से बातचीत की। अन्य अध्ययनकर्ताओं की तरह उन्होंने भी यही पाया कि अधिकतर लोग ने सप्ताह दर सप्ताह एक ही ब्रांड का सीरियल या डेटोरेंट खरीदा। जाहिर है उनकी खरीदारी संबंधी हैबिट्स उन पर हावी थी, पर कभी-कभी ऐसा नहीं होता था। एग्जाम्पल के लिए एंडरसन ने जितने लोगों का अध्ययन किया उनमें से 10.5% लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 6 महीनों के दौरान अपना टूथपेस्ट ब्रांड बदल लिया था। इसी तरह 15% लोग अब नए किस्म का डिटर्जेंट खरीदने लगे थे। एंडरसन जानना चाहते थे कि इन लोगों का खरीदारी पैटर्न क्यों बदला। अपने अध्ययन से उन्होंने जो पता लगाया वह बाद में आधुनिक मार्केटिंग प्रिंसिपल का मुख्य स्तंभ बन गया। उनके अनुसार लोगों की खरीदारी संबंधी हैबिट्स बदलने की संभावना तब सबसे ज़्यादा होती है जब उनके जीवन में कोई बड़ी घटना घटी हो। जैसे किसी की शादी होती है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अब वह किसी नए ब्रांड की कॉफ़ी खरीदेगा। इसी तरह जब कोई घर बदलता है तो वह अक्सर नए किस्म का सीरियल खरीदने लगता है। जब किसी का तलाक होता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अब वह अलग-अलग ब्रांड की बियर खरीदेगा। आमतौर पर कस्टमर इस बात पर गौर नहीं करते कि जीवन में कोई बड़ी घटना घटने पर उनकी खरीदारी संबंधी पैटर्न बदल जाते हैं और ना ही उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र होती है। जबकि रिटेल कंपनियाँ ना सिर्फ इस बदलाव पर बारीकी से गौर करती है बल्कि उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। एंडरसन लिखते हैं, घर बदलना, शादी करना, तलाक लेना, नौकरी बदलना या नौकरी खो देना, किसी नए सदस्य का घर आना या किसी सदस्य का घर से चले जाना, ये सब जीवन की ऐसी घटनाएँ हैं जिनसे एक कस्टमर विक्रेता के लिए एक आसान निशाना बन जाता है। फिर विक्रेता को कस्टमर की खरीदारी को प्रभावित करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अधिकतर लोगों के लिए जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या होती है, वे कौन-सी घटना है जो उसके जीवन में सबसे ज़्यादा उथल-पुथल लाती है और विक्रेताओं के लिए उसकी खरीदारी में हस्तक्षेप करना आसान हो जाता है। इसका जवाब है बच्चे का जन्म। अधिकतर कस्टमर के लिए एक बच्चे के जन्म से बड़ी कोई घटना नहीं होती। परिणामस्वरूप उस दौरान इन नए नवेले माता-पिता की हैबिट सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसलिए रिटेल कंपनियों के लिए प्रेग्नेंट महिला कस्टमर सोने की खान जैसी होती है। नए नवेले पेरेंट्स बहुत सी खरीदारी करते हैं जैसे बच्चों के पौधे, डायपर्स और वाइप्स, पालने कपड़े, बोतलें, कंबल और ऐसी ही कई अन्य चीज़ें। टारगेट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां इस तरह का सामान भारी मुनाफे के साथ बेचती है। सन 2010 में हुए एक अध्ययन से पता चला था कि एक औसत माता-पिता अपने नवजात बच्चे का पहला जन्मदिन आने से पहले ही उसके सामान पर करीब $68,000 खर्च कर चुके होते हैं। पर ये तो सिर्फ एक झलक है। हाल ही में माता-पिता बने लोगों की लगातार बदलती खरीदारी संबंधी हैबिट्स का कंपनियों जैसा फायदा उठाती है। उसके सामने नवजात बच्चे के सामान पर होने वाला ये शुरुआती खर्च कुछ भी नहीं है। अपने नवजात बच्चे को दिन-रात संभालकर थकी हुई कोई माँ या रात को बच्चे के रोने से नींद ना पूरी कर पा रहा कोई माता-पिता टारगेट कॉर्पोरेशन के किसी स्टोर से बच्चे के डायपर्स और स्वास्थ्यवर्धक पाउडर खरीदने लगता है। आमतौर पर उसी समय वह घर का बाकी सामान भी वहीं से खरीदने लगता है जैसे किराना, सफाई संबंधी चीजें, तौलिए, जांघें वगैरह। माता-पिता अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए एक ही जगह से सारा सामान खरीदना सुविधाजनक होता है और नए पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि उनका काम आसान हो रहा है या नहीं। पॉल ने मुझे बताया, जैसे ही हम यह कंडीशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वे हमारे स्टोर से ही अपने बच्चे के डायपर्स खरीदें, वैसे ही वे बाकी चीज़ें भी उसी स्टोर से खरीदने लगते हैं। जैसे अगर आप जल्दबाजी में हैं और स्टोर्स की अलमारियों में बच्चे के बॉटल्स ढूँढ रहे हैं और तभी आपकी नज़र संतरे की रस के डिब्बे पर पड़ती है, तो आप फ़ौरन उसे भी उठा लेंगे। इसी तरह अगर आपको अपनी मनचाही फ़िल्म की डीवीडी भी वहीं दिख जाती है, तो आप उसे भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसके बाद जल्द ही आप सीरियल से लेकर टिश्यू पेपर तक सब कुछ हमारे स्टोर से खरीदने लगते हैं और फिर बार-बार यहीं से खरीदते हैं। नए पेरेंट्स को प्रभावित कर कमाई करना इतना आसान होता है कि रिटेल विक्रेता उन्हें ढूँढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि वे अस्पतालों के मैटरनिटी वार्ड को भी नहीं छोड़ते, भले ही उनके प्रोडक्ट का नवजात बच्चों से कुछ भी लेना-देना ना हो। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क का एक अस्पताल हाल ही में मां बनी महिलाओं को उपहार का एक डिब्बा उपलब्ध कराता है जिसमें हेयर जेल, फेस वॉश, शेविंग क्रीम, शैम्पू, एनर्जी बार और मुलायम कॉटन टी-शर्ट जैसी चीजें होती है। इसके साथ ही इनमें ऑनलाइन फोटो सर्विस, लोकल जिम और हैंड शॉप के कूपन भी होते हैं। साथ ही इसमें
बच्चों के डायपर्स और लोशन वगैरह भी होते हैं, जिन पर ढेर सारे अन्य सामान के कारण ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। यूनाइटेड स्टेट्स के 580 अस्पतालों में नई माँओं को वॉल्ट डिज्नी कंपनी की तरफ से भी उपहार मिलते हैं। सन 2010 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने विशेष रूप से एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया जिसका नाम था ऐसे कस्टमर के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जो हाल ही में पेरेंट्स बने हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फिशर प्राइस और ऐसी ही अन्य कंपनियां भी उपहार देने वाली ठीक ऐसी ही योजनाएं चलाती है। डिज्नी के अनुमान के अनुसार उत्तरी अमेरिका के नवजात बच्चों का ये बाजार करीब 36.3 बिलियन डॉलर का है। पर टारगेट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों ने मैटरनिटी वार्ड में नई मांगों तक पहुंचने में जरा देर कर दी, क्योंकि उस समय तक कई अन्य कंपनियां भी इन मांगों को संभावित कस्टमर के रूप में देखना शुरू कर चुकी होती है। टारगेट कॉर्पोरेशन डिज्नी या प्रोक्टर एंड गैम्बल जैसी किसी कंपनी से कंपटीशन नहीं करना चाहता, वे तो बस उन्हें हराना चाहता है। टारगेट कॉर्पोरेशन का लक्ष्य था बच्चा पैदा होने से पहले ही पेरेंट्स को अपना लक्ष्य बनाना। इसलिए एंड्रयू पॉल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सहकर्मी उसके पास ये पूछने आए थे कि कौन सी महिला प्रेग्नेंट है। अगर वे जल्द ही मां बनने वाली महिला कस्टमर की पहचान गर्भधारण के 6 महीने के भीतर ही कर लेते तो वे उन्हें किसी भी और कंपनी से पहले अपना समर्पित कस्टमर बना सकते थे। बस समस्या ये थी कि प्रेग्नेंट महिला कस्टमर का पता लगाना उतना आसान नहीं था जितना नजर आता था। टारगेट कॉर्पोरेशन के पास बेबी शावर रजिस्ट्री की सुविधा भी थी, जिसकी मदद से वे कुछ प्रेग्नेंट महिला कस्टमर की पहचान करने में कामयाब रहे। इन महिलाओं ने अपने बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी अपनी मर्जी से कंपनी को उपलब्ध करवा दी, जैसे डॉक्टर के अनुसार बच्चे के जन्म की संभावित तारीख, जिससे कंपनियों को ये पता चल गया कि उन्हें इन महिला कस्टमर को डायपर्स और विटामिन से भरपूर खाने-पीने की चीज़ों के कूपन कब भेजने हैं। पर टारगेट कॉर्पोरेशन की बेबी शावर रजिस्ट्री का इस्तेमाल करने वाली महिला कस्टमर की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। फिर कुछ और महिला कस्टमर भी थी जिनके बारे में कंपनी के अधिकारियों को संदेह था कि शायद वे प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि उन्होंने मां बनने वाली औरतों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, नर्सरी फर्नीचर और डायपर्स के डब्बे खरीदे थे। पर संदेह होना और ठीक-ठीक पता लगाना दोनों अलग-अलग बातें हैं। भला ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि जो महिला कस्टमर बच्चों के डायपर्स खरीद रही है, वे खुद प्रेग्नेंट है या फिर अपनी किसी प्रेग्नेंट सहेली को उपहार में देने के लिए ये सब खरीद रही है? इसके अलावा समय अवधि का भी काफ़ी महत्व था। अगर कोई कूपन बच्चा पैदा होने के 1 महीने पहले तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो संभव है अगर उस कूपन पर माता-पिता की नज़र बच्चा होने के कुछ सप्ताह बाद जाए, तो पूरी संभावना है कि वे उसे बेकार मानकर कचरे के डिब्बे में फेंक देंगी। पॉल ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सबसे पहले कंपनी की बेबी शावर रजिस्ट्री से मिलने वाली जानकारी का बारीकी से अध्ययन किया, जिससे उसे ये पता चला कि एक औसत गर्भवती महिला की खरीदारी संबंधी हैबिट्स बच्चा पैदा होने के पहले क्रम से कैसे बदलती है। पॉल के लिए ये रजिस्ट्री विज्ञान की किसी प्रयोगशाला जैसी थी, जहां वे अपने मनचाहे प्रयोग करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकता था। बेबी शावर रजिस्ट्री की हर गर्भवती महिला ने अपना नाम, अपने पति का नाम और डॉक्टर के अनुसार बच्चे के जन्म की संभावित तारीख के बारे में कंपनी को बता दिया था। टारगेट का डाटा वेयरहाउस इस जानकारी को कस्टमर के मेहमानों की आईडी से लिंक करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप जब भी इनमें से कोई महिला कस्टमर ऑनलाइन खरीदारी करती या फिर कंपनी के स्टोर से कुछ खरीदती, तो महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई बच्चे के जन्म की संभावित तारीख का इस्तेमाल करके पॉल उस तिमाही की पहचान कर सकता था जिसमें वे खरीदारी की गई थी। इस तरह जल्द ही वे इसके पैटर्न पहचानने में कामयाब हो गया। पॉल ने पाया कि गर्भवती महिलाओं ने जो भी खरीदारी की, उसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। एग्जाम्पल के लिए लोशन एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग खरीदते हैं, पर टारगेट कॉर्पोरेशन के डेटा विश्लेषक ने पाया कि बेबी शावर रजिस्ट्री वाली महिला कस्टमर अपने गर्भधारण की दूसरी तिमाही में बिना खुशबू वाला लोशन अधिक मात्रा में खरीद रही थी। एक अन्य विश्लेषक ने पाया कि कभी-कभी गर्भधारण के पहले 20 सप्ताह में गर्भवती महिलाओं ने विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक वाले ढेरों प्रोडक्ट खरीदे। इसी तरह अधिकतर हर महीने साबुन और कॉटन बॉल्स खरीदते हैं, पर जब कोई ग्राहक लोशन, मैग्नीशियम और जिंक की चीजें खरीदने के बाद अचानक ढेर सारे बिना खुशबू वाले साबुन और कॉटन बॉल्स खरीदने लगे और साथ ही ढेर सारी मात्रा में हैंड सैनिटाइजर और ग्लॉस क्लॉथ्स वगैरह भी खरीदे, तो इसका यही अर्थ है कि उनके होने वाले बच्चे की जन्म की तारीख नजदीक ही है। जब पॉल ने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कंपनी के पूरे डेटा को फिर से देखा, तो वे ऐसे 25 प्रोडक्ट की पहचान करने में कामयाब रहा, जिनकी मदद से वे एक तरह से प्रेग्नेंट महिला कस्टमर के गर्भ में झाँक सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसकी मदद से वे ये भी अनुमान लगा सकता था कि कोई महिला कस्टमर अपने गर्भधारण की किस तिमाही में है। इस तरह वे उनके बच्चे के जन्म की संभावित तारीख का अनुमान भी लगा सकता था।
ये पता लगाने के बाद टारगेट कॉर्पोरेशन उस महिला कस्टमर को ठीक उसी समय कूपन उपलब्ध करवा सकता था जब वे खरीदारी करने का मन बना रही हो। अपना काम खत्म करते-करते पॉल ने इन कस्टमर के बारे में इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी और इतने पैटर्न्स व खरीदारी संबंधी इतनी हैबिट्स की पहचान कर ली थी कि अब वह कंपनी के किसी नॉर्मल कस्टमर के गर्भधारण से जुड़ी जानकारियों का अनुमान आसानी से लगा सकता था। जेनी वार्ड नामक एक 23 वर्षीय महिला ने एटलांटा के टारगेट स्टोर से कोकोआ, लोशन, जिंक और मैग्नीशियम वाली खाद्य सामग्री, नीले रंग के कालीन और एक पर्स खरीदा जो इतना बड़ा था कि उसमें बच्चों के डायपर भी रखे जा सकते थे। उसके द्वारा खरीदे गए इस सामान के आधार पर 87% संभावना है कि वह महिला गर्भवती है और उसका बच्चा संभवतः अगस्त के आखिरी दिनों में पैदा होगा। इसी तरह ब्रुकलिन में रहने वाली 35 वर्षीय लिज अल्टर ने 5 पैकेट वॉश क्लॉथ संवेदनशील त्वचा के लिए उपयुक्त एक बोतल डिटर्जेंट, बैगी जीन्स, विटामिन वाला डीएच और मॉइस्चराइज के कई डब्बे खरीदे। उसके द्वारा खरीदे गए इस सामान के आधार पर 96% संभावना है कि वे गर्भवती है और उसका बच्चा संभवतः मई के शुरुआती दिनों में पैदा होगा। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को की 39 वर्षीय महिला केटलिट पाइक ने $250 का सिर्फ एक स्ट्रोलर नवजात बच्चों को घुमाने के लिए पहियों वाली गाड़ी खरीदा, पर उसने इसके अलावा और कुछ नहीं लिया। हो सकता है उसने ये स्टाइलर अपनी किसी सहेली के बच्चे के बेबी के शावर के लिए खरीदा हो। इसके अलावा उसके सांख्यिकीय डाटा के अनुसार करीब 2 साल पहले ही उसका तलाक भी हो चुका है। पॉल ने टारगेट कॉर्पोरेशन के डेटाबेस में उल्लेखित हर खरीदार पर अपना ये प्रोग्राम लागू करके देखा। काम खत्म होने तक उसके पास ऐसी लाखों महिलाओं की सूची थी जो संभवतः गर्भवती होगी। जाहिर है टारगेट कॉर्पोरेशन उन्हें डायपर्स, लोशंस, बच्चे का पालना, वाइप्स और मां बनने वाली महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले विशेष कपड़ों के विज्ञापनों से घेर लेगा, क्योंकि इस समय उनकी खरीदारी संबंधी हैबिट सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी। अगर उन महिलाओं या उनके पतियों में से कुछ एक ने भी टारगेट के स्टोर्स से कुछ खरीदारी शुरू कर दी, तो इसका अर्थ है कंपनी को करोड़ों का फायदा होने वाला है। इन विज्ञापनों की बाढ़ आने ही वाली थी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी ने एक सवाल पूछा, जब इन महिलाओं को पता चलेगा कि टारगेट कॉर्पोरेशन उनके बारे में कितना कुछ जानता है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पॉल ने मुझसे कहा, अगर हम महिला ग्राहकों को एक कैटलॉग भेजें और साथ ही ये संदेश भी भेजें कि आपको पहले बच्चे के जन्म की बधाई, जबकि उन्होंने हमें कभी भी अपने गर्भवती होने के बारे में ना बताया हो, तो निश्चित ही वे असहज हो जाएगी। दरअसल प्राइवेसी संबंधी कानूनों के पालन को लेकर हमारा नजरिया जरा रूढ़िवादी है, पर भले ही आप इन कानूनों का कितना भी कड़ाई से पालन कर रहे हो, फिर भी आपके हाथों ऐसा कुछ होने की पूरी संभावना होती है जिससे लोग परेशान हो जाएं। पॉल की ये चिंता जायज़ है और इसका कारण स्पष्ट है। जब पॉल ने महिला ग्राहकों के गर्भवती होने का अनुमान लगाने वाला मॉडल तैयार किया, उसके करीब 1 साल बाद एक व्यक्ति मिनेसोटा के एक टारगेट स्टोर में आया और उसने सीधे स्टोर के मैनेजर से मिलने की मांग की। उसके हाथ में किसी विज्ञापन का पर्चा था और वे गुस्से में से काँप रहा था। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।